मफरूर बुक 1 क्लिप 2 आवाज लुबाबा हैदर। ऊपर वाले केबिन से निकलते हुए सेठ सत्तार मेरे करीब आया और शाने पर हाथ रखकर सरगोशियाना लहजे में बोला, सफ्तर भाई, ये साला हुकुम का बेगम तुमको मरवाएगा और आज तो तुम इधर आ गया, आइंदा नहीं आना। सारे शहर का पुलिस तुम्हारी तलाश में, क्या फायदा, साला हम भी तुम्हारे साथ मारा जाएगा। वैसे भी आजकल धंधा बड़ा मंदा है। मैंने पलटकर कहरबाज नजरों से उसे घूरा। तो मुझे देखते तुम्हें शुबा हो गया था? सख्त तो पड़ा था ना, नहीं, पर हुकुम की बेगम ना होती ना तो कोई माई का लाल तुमको नहीं पहचान सकता था। अब ये बोलो कि काम क्या था? 200-400 का ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ। कारोबार के मंदे का तस्करा सुनते ही मैं समझ गया था कि वो मेरी आमद को क्या माने पहना रहा है। उसका ख्याल था कि मैं उससे कुछ रकम लेने के लिए आया हूँ और उसी अंदेशे के पेश नज़र उसने मेरे बोलने से कबल अपनी दानिश में होशियारी करते हुए 200-400 की पेशकश कर डाली थी। सफदर के दिन ज़रूर बिगड़ गए सेठ, पर वो भिखारी नहीं है, मैं जहरीले लहजे में कहकर सीढ़ियाँ उतरता चला गया। जी तो चाह रहा था कि सेठ सत्तार का मुंह नोच लूँ, लेकिन उस वक्त कोई ऐसी हरकत खुदकुशी के मुतरादिफ थी। मैं खामोशी से उसकी दुकान से बाहर आया और गुस्से में खोलता हुआ आगे बढ़ गया। उस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। शहर की हंगामा-ख़ेज़ ज़िंदगी धुंधलकों में डूब चुकी थी। सेठ सत्तार के रवैये ने तबीयत ऐसी बदमज़ा कर दी कि मैं सीधा हिप्पियों वाले होटल की तरफ हो लिया। वहाँ आज एक तब्दीली नज़र आई। 2 कमसिन हिप्पी लड़के ग्राहकों को सामान पहुँचा रहे थे। मुझे यकीन था कि होटल वाले ने मार्फिया और 2 वक्त के खाने के एवज़ उनके जुमला हुकूक खरीद लिए होंगे। उन दोनों के अलावा होटल में कोई लड़की मौजूद नहीं थी। मैं कुछ देर तक एक खाली मेज़ पर बैठा सिगरेट फूंकता रहा। रिकॉर्डिंग का तेज़ शोर मेरी समाज से बाला ही बाला गुजर रहा था और मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि सेठ सत्तार से इसके तहक़ीर आमेज़ रवैये का इंतकाम किस तरह लूँ। मुझे वहाँ बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक सफ़ेद फाम खूबरू और जवान लड़की रंग बिरंगे लिबास पहने तकरीबन दौड़ती हुई काउंटर पर आई। उसका सारा बदन पसीनों में डूबा हुआ था और चेहरा यरकान के किसी मरीज़ की तरह जर्द हो रहा था। उस लड़की ने मुट्ठी में दबे हुए चंद रुपए काउंटर पर डाले और होटल वाला फुर्ती से उसे लेकर अकबी हिस्से की तरफ बढ़ता चला गया। चंद मिनट बाद वो लड़की बड़ी पुरसुकून और नॉर्मल हालत में बाहर आई और होटल से निकल गई। मैंने भी काउंटर पर आकर जल्दी से पैसे अदा किए और उसके ताक़ुब में हो लिया। ली मार्केट के तांगा स्टैंड के करीब आखिरकार मैं उसके करीब जा पहुंचा और उसके पहलू ब पहलू चलने लगा। उसने सर घुमाकर एक बार बड़ी बेनियाजी से मेरी तरफ देखा और लाताल्लुक़ी के अंदाज में आगे बढ़ती रही। क्या आज रात तुम मेरी मेहमान बनना पसंद करोगी? मैंने शिस्ता अंग्रेज़ी में उससे सरगोशी की। जवाब में उसका रवैया हौसला अफजा नहीं था। उसने रुककर बस एक लम्हे के लिए मुझे घूरा, फिर पूरी क़ुव्वत से मेरे मुंह पर तमाचा रसीद करते हुए गालियों की बौछार कर दी। मेरे औसान ख़ता हो गए। मैंने भागना चाहा, पर उस बेबाक लड़की ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और देखते ही देखते हमारे गिर्द बेशुमार राहगीर जमा हो गए। वो लड़की वहाँ खड़ी गलीज़ तरीन अंग्रेज़ी गालियाँ ईजाद करती रही। तमाशाई मुझ पर बेरहमाना फ़िक्रे कसते रहे और मेरा बस नहीं चलता था, वरना मैं वहीं ज़मीन में धंस जाता। ये तमाशा चंद ही मिनट जारी रहा। 2 पुलिस वाले भीड़ चीरते हुए वहाँ पर आए और कुछ पूछगछ के बगैर एक ने मेरी गर्दन दबोची और दूसरे ने मेरे पेट में 2-3 घूंसे जमा दिए। तमाशाइयों में से एक तर्जुमान भी पैदा हो गया, जिसके ज़रिए लड़की ने पुलिस वालों को बताया कि मैं उसे अगवा करके उसकी इस्मत दरी करने की नीयत रखता था। गवाही के नाम से तर्जुमान समेत सारी भीड़ खिसक गई और पुलिस वाले मुझे पकड़कर थाने की तरफ ले चले। वो लड़की भी उनके साथ थी। पूरे शहर की पुलिस को कामयाबी के साथ 2 हफ्ते तक जग देने के बाद मैं खुद ही अपनी शामत को दावत दे बैठा था। मुझे डर था कि कहीं छानबीन के नतीजे में पुलिस मेरी असलियत से आगाह ना हो जाए। मैंने रास्ते में गिड़गिड़ाकर उन दोनों को माकूल रिश्वत की पेशकश की, जिस पर उनमें से एक का रवैया कदरे नर्म हुआ, लेकिन दूसरा अखलाकियात का कोई मुबल्लिग मालूम होता था। उसने मेरा गिरेबान पकड़कर कई बार इतने ज़ोर से मुझे झंझोड़ा कि मेरा दम सीने में घुटने लगा और मैंने ज़ुबान बंद करके ख़ुद को हालात के हवाले कर दिया। वो मेरी ज़िंदगी का तल्ख़ तजुर्बा था। मैं ख़ुद को उनके तहक़ीर आमेज़ और बेरहमाना रवैये से बचाने के लिए बग़ैर मज़ाहमत के उनके हमरा थाने की तरफ चला जा रहा था, लेकिन वो दोनों सिपाही हिप्पी लड़की पर अपनी गैरतमंदी का इजहार करने के लिए कभी मुझे धमकी दे रहे थे तो कभी गालियों से नवाज रहे थे। वो हिप्पी लड़की उन दोनों की घटिया हरकत का कोई असर लिए बगैर साथ साथ चल रही थी। आसपास से गुजरते हुए राहगीर चंद लम्हों के लिए रुककर मेरी तरफ देखते, कुछ जुमले कसते, तबसरे करते और फिर आगे निकल जाते। अपनी इस जिल्लत पर मेरा खून किसी आतिशफिशा लावे की तरह खौल रहा था। मेरा जी चाह रहा था कि उसी वक्त उन दोनों सिपाहियों के टुकड़े कर कर उन्हें इस गैर इंसानी सलूक का मज़ा चखाऊं, पर मैं कुछ नहीं कर सका। मेरी ज़िंदगी में पहली बार किसी ने मेरे गिरेबान पर हाथ डाला था, मगर मैं बेबस था।
आखिर मैंने खुद पर काबू पाते हुए निदामत भरे लहजे में उस हिप्पी लड़की को मुखातिब करते हुए कहा, सुनो। उसने हिकारत भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा और रूखे लहजे में बोली, क्या बात है? जो कुछ भी हुआ उस पर मुझे सख्त अफसोस है। अबे ओ, खामोश चलता है या अभी जुबान के कीड़े झाड़ दूं? एक सिपाही ने मेरी गर्दन पर हाथ मारते हुए गुस्सैले लहजे में कहा। इस बार मैं जब्त न कर सका। चलते चलते मेरे कदम ज़मीन में गड़ गए और मैं कहरबार नज़रों से बारी बारी उन दोनों को घूरने लगा। शायद मेरा रवैया उनके लिए गैर मुतवक्को था। वो एकदम से बौखलाए हुए नजर आने लगे। दूसरा सिपाही जल्दी से बोला, अगर अब लड़की से बदतमीजी की ना तो। उसने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। ये मेरा और उसका आपस का मामला है। तुम दोनों मुझे बात करने से नहीं रोक सकते। ये लड़की शिकायत करे तो तुम जो जी चाहे करो, मेरे साथ कर सकते हो। वो कुछ नहीं बोले। मैं खुद ब खुद आगे बढ़ने लगा। तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है उस पर मुझे भी अफसोस है। कुछ देर के सुकूत के बाद लड़की ने मेरे सवाल का जवाब दिया, तुम गौर करो तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। इस होटल में आने वाली तुम जैसी बहुत सी लड़कियां चंद सिक्कों के एवज अपना जिस्म फरोख्त करने पर तुली रहती हैं ताकि उन्हें मुकर्ररा वक्त पर मार्फिया का इंजेक्शन मैसर आ सके। मैंने पशेमानी से कहा, पुलिस वालों के सलूक से जाहिर होता है कि यह तुम्हारी पहली गलती नहीं है। वो शायद तुम जैसे आदी मुजरिम को खूब जानते हैं और मैं आदी मुजरिमों से सख्त नफरत करती हूँ, ख़ास तौर पर इखलाकी मुजरिमों से। वो नशाबाज जलील हिप्पी लड़की मुझे अखलाकियत का दर्ज दे रही थी। जी में तो आई कि पहले उससे मार्फिया के इस्तेमाल का इखलाकी जवाज़ दरियाफ्त करूँ, फिर सरेआम उसे बरहना कर डालूँ। ये तो वहशी हैं। मैंने साफ़ सुथरी अंग्रेज़ी में गुफ्तगू बरकरार रखी। तुम्हारी चमड़ी सफ़ेद है और मैं इनका हमनस्ल हूँ। ये महज अपनी आबाई गुलामाना जहनीत की वजह से तुम्हारी शिकायत पर एक 4 साला मासूम बच्चे के साथ भी यही सलूक कर सकते हैं जो मेरे साथ हो रहा है। वो जवाब में कुछ नहीं बोली। दोनों सिपाहियों का बस नहीं चलता था कि वो मेरी हड्डियाँ सुरमा कर देते। वो बस रह रहकर मुझे घूरे जा रहे थे। तमाम गुफ्तगू अंग्रेज़ी में हो रही थी, इसलिए मफहूम उनके कुछ पल्ले नहीं पड़ सका। मगर मेरा उस लड़की से यूँ बोलना उन्हें गिरा गुजर रहा था जैसे वो उनकी मुश्तरका महबूबा और मैं उनका रकीब हूँ। खातून, मैं इज़्ज़तदार आदमी हूँ। अंदाज़े की ज़रा सी गलती की बिना पर तुमसे गुस्ताखी कर बैठा। मैं माजरत चाहता हूँ। ये मामला यहीं रफा दफा कर दो। ये थाने में पहुँचने के बाद मेरी इस तरह मट्टी पलीत करेंगे ना कि तुम खुद मुझ पर रहम खाओगी। नहीं, तुम सूरज से ही छटे हुए बदमाश लगते हो। तुम्हारी गुफ्तगू से मक्कारी टपक रही है। मैं तुम्हें हरगिज़ माफ़ नहीं कर सकती। उसका रवैया हौसला शिकन था। मुझे कैद खाने की बेरहम सलाखें ही अपना मुस्तकबिल बनती नज़र आ रही थीं। पुलिस मुझसे मेरे माजी और हाल के बारे में तशद्दुद आमेज़ बासपुर्स करेगी। जाहिर है कि मैं भी गोश्त पोस्त का ही इंसान हूँ। कब तक इस तशद्दुद को बर्दाश्त करूँगा? वो मेरी निशानदेही पर ली मार्केट के होटल में मेरे कमरे की तलाशी लेंगे तो उन्हें नोटों से भरा हुआ सूटकेस मिल जाएगा और उसके बाद मैं अपने माजी को किसी कीमत पर छुपा नहीं सकूँगा। मैं इन्हीं ख्यालात में खोया थाने जा पहुँचा। वहाँ शर्मो हिजाब से आरी सफ़ेद फाम लड़की के दीदार के लिए अमले के लोग जमा होने लगे और मैं उनकी नफ़रतों का निशाना बनता रहा। थोड़ी देर बाद पता चला कि थाने का इंचार्ज इलाके के गश्त पर गया हुआ है। उसकी जगह एक ASI ने मुझे अपनी तहवील में ले लिया। दोनों सिपाही वहीं रह गए और ASI ने मुझे उस लड़की समेत एक तंग से कमरे में पहुँचा दिया जहाँ एक बोसीदा मेज़ और बेंच मौजूद थी। ASI ने लड़की को बेंच पर बैठने के लिए कहा तो वो मुतज़ब्ज़ब नज़र आने लगी। अपनी रिस्ट वॉच पर उसने एक नज़र डाली और बोली, मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकती, मुझे किसी का इंतज़ार करना है। ASI के सख्त गिर चेहरे पर खुशाबदाना मुस्कुराहट फैल गई और वह भौंडी अंग्रेज़ी में बोला, इंचार्ज साहब बस आते ही होंगे। दरअसल उनकी इजाज़त के बगैर कोई FIR नहीं बनती। लड़की के चेहरे पर नागवारी के आसार आ गए और वो बेंच पर बैठ गई। क्यों बे, दाढ़ी रखकर लौंडियों को छेड़ता है? ASI मेरे पेट में मुक्का मारते हुए तेज़ और दुरुस्त लहजे में बोला, मैं मोअज़्ज़ज़ आदमी हूँ, इसे मेरी तरफ से गलतफहमी हुई है। मैंने अपने गुस्से को दबाते हुए बेबसी के साथ कहा, हाँ तो मोअज़्ज़ज़ आदमी, तेरा नाम पता क्या है भाई? वो बोसीदा मेज़ के सिरे पर बैठते हुए तंज़िया लहजे में बोला। मेरा दिल बेख्तियार धड़क उठा। उसने पहले ही सवाल में मेरी दुखती रग पकड़ ली थी और मेरे बदन से ठंडा ठंडा पसीना फूट पड़ा था। मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर नपे तुले पुरएतमाद लहजे में बोला, मैं कल ही लाहौर से आया हूँ। वहाँ किधर रहता है? उसने इस बार पंजाबी में पूछा। मैंने बिला तौक़िफ़ अकबर का वज़ंग वाला पता दोहरा दिया जहाँ वो किसी ज़माने में रहता था। वो खामोश होकर हिप्पी लड़की की तरफ देखने लगा जो बार बार घड़ी देखे जा रही थी। उसके चेहरे का रंग भी जर्द पड़ता जा रहा था और पेशानी पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे चमकने लगे थे।
आपका नाम क्या है मिस? इंस्पेक्टर ने आखिरकार लड़की से बात करने का बहाना तलाश कर ही लिया। जैकुलिन, मिस जैकुलिन स्मिथ। वो मुस्तरबाना अंदाज में पहलू बदलते हुए बोली। आपका ताल्लुक़ किस मुल्क से है? एएसआई गैर मुतल्लिक़ा गुफ्तगू पर राग़िब नज़र आ रहा था। बरतानिया से। वो बेजारी के साथ बोली, जी मुझे बरतानिया के लोग बहुत पसंद हैं। उन जैसे अमन पसंद और सुथरे लोग तो बहुत ही कम मिलते हैं। मेरे वालिद साहब भी इंडियन पुलिस फोर्स में थे। उन्हें अपने ऑफिसर की लड़की बहुत पसंद थी। फिर उन दोनों ने शादी कर ली। दूसरी जंग अजीम के दौरान में मेरे सौतेले नाना का तबादला रंगून हुआ तो मेरी सौतेली अम्मी उनके साथ चली गई। मेरे वालिद साहब को उस जुदाई का बहुत ही सदमा हुआ। फिर उन्होंने मेरी माँ से शादी कर ली। सुना है मेरी सौतेली माँ आजकल बर्मिंघम में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट चला रही है। उनका नाम मारियाना था, मगर मेरे वालिद साहब हमेशा मैरी कहकर उनका ऑफिसर प्लीज़, मुझे बहुत ज़रूरी काम है और अब मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुक सकती। वो घड़ी देखते हुए बेंच से उठ गई। ओह, आप अपना बयान कलमबंद करा दीजिए और अपना पता दे दे। ज़रूरत हुई तो मैं खुद आपके पास हाजिर हो जाऊँगा। नहीं, मुझे उस वक्त शायद गलतफहमी हुई थी। मुझे इस आदमी से कोई शिकायत नहीं है। वो पुलिस के सबर आज़मा तरीक़ाकार से उकता गई थी कि किस्सा निमटाने पर ही तुल गई। खुशी से मेरा दिल बल्लियों उछल पड़ा। देखा इंस्पेक्टर साहब, मैं ना कहता था। ओ बक बक ना कर तू। वो झल्लाकर पंजाबी में बोला। फिर लड़की से मुखातिब हो गया। आपको आइंदा कोई ज़हमत नहीं होगी, बस एक बार बयान दे दे, हम खुद ही इस बदमाश से इक़बाल जुर्म करवा लेंगे। आप तो इक़बाल जुर्म ज़रूर करा लेंगे, मगर ये शख्स बेकसूर है। वो तंज़िया लहजे में बोली। फिर मेरे करीब आ गई। आई एम सॉरी मिस्टर, मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से आपको ज़हमत हुई। आइए मैं आपको घर पहुंचा दूं आपके। उसका सीना लोहार की धूकनी की तरह चल रहा था और जर्द चेहरा पसीनों में नहाया जा रहा था। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर उसे रोकता ही रह गया, लेकिन उसने मेरा हाथ थामा और तेज़ी के साथ थाने से बाहर निकलती चली आई। मैंने जो तुम्हारे साथ शरीफाना रवैया अख्तियार किया है, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे उसका अच्छा सिला ही दोगे। इस वक्त मुझे एक मददगार की सख्त ज़रूरत है। फ़ौरन एक टैक्सी रोको प्लीज़। मेरे दिल में उस लड़की के लिए बेपनाह इज्जत का जज्बा उमंड आया जिसने मुझे मौत के मुंह में धकेलकर खुद ही बाहर निकाल लिया था। मैंने इशारे से टैक्सी रोकी। वो दरवाज़ा खोलकर अकबी सीट पर जा गिरी। मैं उसके पहलू में जा बैठा। लड़की ने हाँफते हुए अपने होटल का नाम लिया। साहब नीचे उतरो, हम उधर नहीं जाएगा। ड्राइवर सर घुमाकर बोला, अरे मीटर से रुपया ज़्यादा ले लेना। इस लड़की की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है ना भाई। हमारा भी तबीयत ख़राब है, नशा टूट रहा है। चलना तो चलो, मगर पहले हम कड्डा से अपना काम करेगा। उस वक्त सवारी मिलना दुश्वार था। मैं उसकी शर्त पर राज़ी हो गया और उसने तेज़ी के साथ टैक्सी खड्डा की तंगो तारीक गलियों में घुसा दी। ये सफ़र ज़रा ही देर जारी रहा और टैक्सी फुटपाथ पर बने हुए एक गंदे होटल के सामने जा रुकी, जहाँ फुटपाथ के सहारे बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी हुई थीं और चंद मुलाजिम दौड़ दौड़ कर ड्राइवरों के ऑर्डर पूरे कर रहे थे। टैक्सी ड्राइवर ने इंजन बंद करके खिड़की से सर निकाला और करीब से गुजरते हुए एक बार वाले को बुलाकर कहा, जल्दी से एक डबल चाय लाओ, इधर पैसेंजर का तबीयत ख़राब हो रहा है। ये यहाँ क्या कर रहा है? इससे कहो जल्दी चले, ज़रा भी देर हुई तो मैं बेवजह होटल में तमाशा बन जाऊंगी। वो लड़की परेशान लहजे में बोली, ड्राइवर नशेबाज है, वो नशा पूरा किए बगैर यहाँ से हिलेगा नहीं। ओहो, कितना वक्त लेगा ये? मेरा नशा टूट रहा है। अगर मुझे ज़रा देर और मार्फिया ना मिल सकी ना, तो मेरी हालत किसी केचवे से भी बदतर हो जाएगी। मैंने आंखें फाड़ कर उसे देखा। उसी वक्त बार वाला खोलते हुए चाय नुमा सयाल की 2 प्यालियाँ ले आया। वाड़े, मज़ा ही आ गया। ड्राइवर बेसब्री के साथ बोला, यार ये चाय तो तुम कहीं भी पी सकते थे ना। ये स्पेशल चाय साहब, तुम भी पियो और अपनी मेम को भी दो। इसमें पोस्त का डोडा उबाला हुआ है। इधर तो हर खाना ख़राब बोलता है कि हम पोस्त का चाय पिलाता है, मगर असली माल पूरे कराची में सिर्फ 3 जगह मिलता है। तुम्हारा होटल से वापस आने तक तो हम कल्टी हो जाता। मैं खामोश हो गया। ड्राइवर ने चाय ख़त्म करके प्याली में अठन्नी डाली और उसे फुटपाथ पर रखकर टैक्सी आगे लेता चला गया। टैक्सी से उतरकर वो लड़की मुझे साथ लिए इतनी तेज़ी से रहायशी कमरों की तरफ लपकी जैसे मलिकुल मौत उसके ताक़ुब में हो। उसने बमुश्किल अपने कमरे का ताला खोला और अंदर घुसते ही बिस्तर पर जा गिरी। उस वक्त उसकी हालत बहुत अबतर थी। सारा जिस्म पसीनों में नहाया हुआ था, सांस बेतरतीबी से आ रहा था और हाथ पैरों पर राशा सतारी था। इसमें मार्फिया की शीशी और सिरिंज मौजूद है। मुझे फ़ौरन 2 cc का इंजेक्शन चाहिए।
मैंने पर्स खोलकर सिरंज और शीशे निकाली और हैरान नजरों से उसका जायजा लेने लगा। जल्दी करो सुअर के बच्चे, मेरा 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 सारा बदन टूट रहा है। वो अपनी सूरत से उस वक्त बरसों की बीमार लग रही थी। उसने ज़रा ही देर कबल मुझ पर एक एहसान भी किया था, मगर वो थी खूबसूरत। उसने ली मार्केट में मेरी पेशकश को ठुकराकर मेरी अना को ठेस पहुंचाई थी और अब वो मेरे रहमो करम पर थी। वो सांस ज़रूर ले रही थी, मगर उसका बदन किसी बेजान खिलौने की तरह मेरे रहमो करम पर था। मेरा यह कयास दुरुस्त ही साबित हुआ कि वो पारसा हरगिज़ नहीं थी। हो सकता है दूसरी हिप्पी लड़कियों के बरक्स उसने अपनी इस्मत फरोशी के कुछ मेयार मुकर्रर किए हों। अपनी तशनगी दूर करने के बाद मैंने शीशी से सिरंज में सियाल उतारा और उसके बाएं बाजू में इंजेक्शन घोंप दिया, जहां सुइयों के बहुत से बारीक और स्याह निशान नुमाया थे। इससे कबल के वो होश में आकर हंगामा करती, मैं होटल से रवाना हो गया। मेरे जिस्म और जहन पर एक अजीब सी आसूदगी छाई हुई थी। रात धीमे धीमे बीत रही थी। मैं अपने होटल वापस पहुंचा, नीचे ही खाना खाया और अपने कमरे में पहुंच गया। बिस्तर पर लेटा तो नींद का दूर दूर तक पता नहीं था। मेरे जहन में रह रहकर अजीब से ओहाम सर उभार रहे थे। मौजूदा अंदाज में कुछ दिन तो मैं कानून से फरार हासिल कर सकता था, मगर पूरी ज़िंदगी इस तरह बसर करना नामुमकिन थी। अगले रोज़ मैं होटल को खैरबाद कहने का अटल फैसला कर चुका था। अखबार में मुख्तसर इश्तिहारात देखने शुरू किए और मुझे चंद कारामद इश्तिहारात नज़र आ ही गए। 2 मुनासिब मकान किराए पर दस्तयाब थे, लेकिन मैंने उनसे पहले तीसरे पते पर रब्ता करने का फ़ैसला किया। सहूलतों के एतबार से वो जगह ज़्यादा बेहतर थी। मैं दोपहर से पहले ही बैचलर्स हाउस जा पहुंचा। तारिक रोड के करीब ही 2 मंजिला इमारत पर मुश्तमिल यह हॉस्टल मिसेस चैपल नामी को ईसाई बेवा चलाती थी और अखबार में इश्तिहार उसी ने दिया था। फाटक पर चौकीदार ने गहरी नज़रों से मेरा जायज़ा लिया और फिर मुझे अंदर लेता चला गया। बरामदे में 2 नौजवान आराम कुर्सियों पर दराज अखबार पढ़ने में मसरूफ़ थे। उनमें से एक मशरक़ वस्ता के किसी अरब मुल्क का बाशिंदा लग रहा था और दूसरा कोई लाउबाली सा मकामी नौजवान था। मुझे देखकर उन दोनों ने सरगोशी में एक दूसरे से कुछ कहा और फिर मुहज़्ज़िब अंदाज में मुस्कुराने लगे। मैं उनके करीब से गुजरा तो वो दोनों मुझसे लाताल्लुक़ नज़र आने लगे। मुझे कुशादा ड्राइंग रूम में बिठाकर चौकीदार मिसेस चैपल को इत्तला करने के लिए चला गया। मैंने कमरे का जायज़ा लिया तो वो बहुत सलीके से सजाया गया था। पूरे फर्श पर दबीज़ बनावट का खूबसूरत कालीन बिछा हुआ था, जो नया ना होने के बावजूद बहुत अच्छी हालत में था। 2 सोफ़ा सेट, चंद आराम कुर्सियाँ, एक रेडियोग्राम और बहुत सी आराइशी चीज़ों ने मिलकर बड़ा भरपूर तासुर कायम किया हुआ था। ड्राइंग रूम से मुल्क खाने का कमरा था, जहाँ 12 आदमियों की बड़ी सी मेज़ बिछी हुई थी, जिस पर ताज़ा फूलों के 2 गुलदस्ते सजे हुए थे। मिसेस चैपल के आने से पहले ही एक मुलाजिम स्क्वाश का गिलास ले आया और वो गिलास खाली होने से पहले मालिक मकान बावकार अंदाज में चलती हुई वहाँ आन पहुँची। उस बूढ़ी पर नज़र पड़ते ही मैं ताज़ीमी अंदाज में खड़ा हो गया। उसने सर को खफीफ से जुम्बिश और खलीकाना मुस्कुराहट के साथ मुझे खुशामदीद कहा और मेरे करीब आन बैठी। शायद मैं मिसेस चैपल से ही हम कलाम हो रहा हूँ। मुझे अमीर अली कहते हैं। मैंने गुफ्तगू शुरू की और अपना दानिस्ता असल नाम उसे बताना मुनासिब नहीं समझा। हाँ, मुझे चौकीदार से मालूम हुआ है कि आप बैचलर्स हाउस में पेइंग गेस्ट की हैसियत से रहना चाहते हैं। बूढ़ी अपने लबो लहजे से खासी मिलनसार और सुलझो लग रही थी। उसमें वो चिड़चिड़ापन नाम को भी नहीं था जो उसकी उम्र वाले दूसरे लोगों में अक्सर काबिल बर्दाश्त हद तक पाया जाता है। जी, यहाँ निचली मंजिल पर 4 बेडरूम हैं, जिनमें इस वक्त कुछ लोग रह रहे हैं। ऊपर भी 4 ही कमरे हैं। 3 मेरे पास हैं, चौथा खाली है। हर बेडरूम के साथ बाथरूम मुल्हिक है। ड्राइंग और डाइनिंग रूम निचली मंजिल पर है और ये सब लोग मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बेडरूम का किराया 200 रुपया है। वहाँ आपको ज़रूरत की हर चीज़ मिलेगी। नाश्ता, लंच, डिनर और शाम की चाय के अखराजात 700 रुपये हैं, जो बहरहाल आपको अदा करने होंगे। मिसेस चैपल ने अपनी शराइत बतानी शुरू कर दी। आपको पूरी आज़ादी होगी कि साथ ही किराएदारों की रजामंदी से आप मेरी जायदाद को नुकसान पहुँचाए बगैर जो चाहे करें। जिस शख्स से दूसरों को शिकायत हो उसे मैं 1 माह का नोटिस देकर अलविदा कह देती हूँ। मेरे और मेरी लड़कियों की मुलाकातियों पर एतराज़ का कोई हक़ नहीं होता और मैं अपने मोअज़्ज़िज़ करम फरमाओं को बजा तौर पर उनसे ये तवक्को रखती हूँ कि वो मुझ कमज़ोर बेवा से कोई नाजायज़ मफाद हासिल नहीं करेंगे। हाँ, आप शराब तो नहीं पीते ना? उसने आखिरी सवाल इस कदर गैर मुतवक्को तौर पर किया कि गैर इरादी तौर पर मेरी गर्दन इस बात में हिल गई। मैंने दिल ही दिल में खुद पर लानत भेजी, मगर मिसेस चैपल की आंखों में चमक देखकर मुझे काम बनता नज़र आने लगा। ये खुशी की बात है। दरअसल बाज़ लोग बराह रास्त ये शर्त सुनना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं दूसरी तरह से बात पूछती हूँ। मैं खुद शराब की रस्सियाँ हूँ
और मैं नहीं चाहती कि कोई पारसा किराएदार यहाँ आकर बसे और बाद में मेरी शराब नौशी उसे रूहानी कर्ब में मुब्तला कर दे। शायद दूसरे किराएदार भी। हाँ हाँ, वो सब शराब से दिलचस्पी रखते हैं। मेरे किराएदार बाज़ौक़ और सोशल लोग हैं। बैचलर्स हाउस की ये रिवायत रही है कि नए मेहमान को उसकी आमद की पहली रात मेरी जानिब से पार्टी दी जाती है ताकि वो दूसरे किराएदारों से मुतारिफ हो सके। किराए वगैरह की शराइत मैं लोगों पर ज़्यादा बार नहीं डालती। बस आप 1 माह के 900 रुपये एडवांस देते रहें, मेरी तमानियत के लिए इतना ही काफ़ी है। वो फराग दिलाना मुस्कुराहट के साथ बोली, क्या आप मुझे मकान दिखाएंगी? हाँ ज़रूर। वो उठ खड़ी हुई। मकान की निचली मंजिल बिलाशुबा मिसेस चैपल की खुशज़ौक़ी का आईनादार थी। एक एक चीज़ से सलीक़े और नफासत का इजहार हो रहा था। ऊपरी मंजिल के ज़ीने ख़त्म होते ही राहदारी में खाली कमरा वाक़ था। खूबसूरत और आरामदेह मसहरी, ड्रेसिंग टेबल, साइड टेबल्स, 3 कुर्सियाँ और एक वार्डरोब, ये उस कमरे की कुल कायनात थी। खिड़कियों और दरवाजे पर खूबसूरत पर्दे पड़े हुए थे। दीवार पर एक बहुत बड़ी पेंटिंग आवेज़ा थी और शराब की 2 खाली बोतलों से मनी प्लांट की शाखें निकलकर उसके गिर्द दिलकश अंदाज में हाला बना रही थी। आज से मैं आपका मेहमान हूँ, मैंने कहा और जेब से 900 रुपये निकालकर उसके हवाले कर दिए। फिर वो मुझे लेकर राहदारी से होती हुई ऊपरी मंजिल के बरामदे में ले आई, जहाँ सोफ़ा वगैरह डालकर नशिशगाह का रूप दिया गया था। बाकी मांदा तीनों ख्वाबगाहों के दरवाजे उसी वसी बरामदे में खुलते थे। जूलिया तो बाहर गई हुई है, मैं अपनी छोटी लड़की से आपका तारुफ अभी करा देती हूँ। वो सारे नोट अपने ब्लाउज़ में अड़सते हुए बोली। फिर उसने हेलन को आवाज़ दी, आई मम्मी। एक सुरीली आवाज़ मेरे कानों से टकराई। फ़ौरन ये ख्वाबगाह का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक बेहद खूबसूरत और शौक सी लड़की सांवले सलोने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरे बाहर आई और मुझे देखते ही ठिठक सी गई। 2-3 बार मासूमाना अंदाज में पलकें झपकाईं और धीमी आवाज़ में बोली, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। उसे देखकर मेरा दिल बाग बाग हुआ जा रहा था। बेटी, ये हमारे नए मेहमान मिस्टर अमीर अली हैं और ये मेरी छोटी बेटी हेलन है। मिसेस चैपल बुजुर्गाना लहजे में बोली, आप यहाँ कब शिफ्ट हो रहे हैं? वो खुशी से भरपूर लहजे में बोली, आज शाम से पहले। मैं उसे गहरी नज़रों से देखता हुआ बोला। मिसेस चैपल फाटक तक मुझे छोड़ने आई। नीचे वाले दोनों किराएदार शायद अपने कमरों में जा चुके थे। होटल पहुंचकर मैंने अपना हिसाब बेबाक किया और मुख्तसर सा सामान उठाकर 1.5 घंटे बाद ही बैचलर्स हाउस जा पहुंचा। नीचे वाले तीनों कमरे उस वक्त मुकफ़िल थे। मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो दोनों माँ बेटी एक मुलाजिम से कमरा ठीक करा रही थी, जो पहले भी अच्छी खासी हालत में था। ओह, आप तो बहुत जल्दी आ गए। मैंने सोचा आपके कमरे का सजावट का अंदाज़ ज़रा तब्दील करा दूँ। ज़रूर ज़रूर। दरअसल मेरा सामान स्टेशन पर ही था। ये मेरी खुशकिस्मती है कि इस शहर में आते ही आप जैसे मेज़बानों से मुलाकात हो गई। क्या आप बाहर से आए हैं? हाँ, मैं लाहौर के कारोबारी हंगामों से उकताकर आराम की गर्ज से यहाँ चला आया। मेरा ख्याल है कि बैचलर हाउस से बेहतर जगह मिलनी मुहाल थी मुझे। इस दौरान मैंने महसूस किया कि हेलन अपनी माँ से नज़रें बचाकर बार बार दिलचस्पी से मेरी शख्सियत का मायने खेज सा जायज़ा ले रही है। शाम के 5 बजे मिसेस चैपल खुद ही चाय लेकर मेरे कमरे में आ पहुँची। मैं अपने पुराने मेहमानों को आज रात ज़रा चौंका देना चाहती हूँ। वो अब तक तुम्हारी आमद से लाइल्म है। बुढ़िया खासी जिंदा दिल थी। मेरी तमन्ना थी कि वो ज़रा आज़ाद ख्याल भी हो ताकि मैं हेलन से राह रस्म बढ़ा सकूं। उस रात की पार्टी बहुत शानदार थी। हेलन उस वक्त कुछ ज़्यादा ही हसीन लग रही थी और जूलिया, उसे देखकर मैं फ़ैसला नहीं कर सका कि उन दोनों बहनों में किसे किस पर तरजीह दूँ। फ़ारूक एक फ़लस्तीनी मुसलमान था जो सरकारी वजीफ़े पर एक मकामी कॉलेज में ज़ेर तालीम था, जहाँ बख्त खान भी तालिब इल्म था। वो मर्दान के गांव से ताल्लुक़ रखता था। वो फ़ारूक का हमजमात और ख़ासा खुशमिजाज था। तीसरा एक बंगाली था, उसका नाम सईद चौधरी था, जो कि एक एयरलाइन से वाबस्ता था। मैंने महसूस किया कि वो तीनों ही उन लड़कियों में बेतहाशा दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन हेलन उनमें से किसी की तरफ राग़िब ना थी, जबकि जूलिया फ़लस्तीनी तालिब इल्म फ़ारूक को शायद पसंद करती थी। लेकिन वो सभी मिसेस चैपल से मरूब नज़र आ रहे थे। ज़रा ही देर में मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो बूढ़ी अपनी तमाम तर आज़ाद ख्याली के बावजूद लड़कियों को एक मुनासिब हद से तजावुज़ की इजाज़त देने की आदी नहीं है, और शायद तीनों किराएदार भी उसकी सख्तगिरी से वाकिफ़ थे। रेडियोग्राम धीमे सुरों में मौसीकी बिखेरता रहा। खाने के बाद मशरूबात का दौर चला। 11 बजे के बाद मिसेस चैपल अपनी लड़कियों को लेकर लड़खड़ाती हुई वापस चली गई और हम चारों ड्राइंग रूम में रह गए। मेरी मौजूदगी के बायस वो तीनों मिसेस चैपल और उसकी लड़कियों के बारे में मोहतात गुफ्तगू कर रहे थे। शायद ये उनका महबूब तरीन मौजू था।
जब उन तीनों को ये मालूम हुआ कि मैं ब्रिज भी खेलता हूँ तो सईद चौधरी अपने कमरे से ताश की बंद गड्डियाँ ले आया। अगले दिन इतवार था और वो ये रात हंसते खेलते गुजारना चाहते थे। ताश और शराब का दौर चलता रहा। हल्का हल्का सा सुरूर चढ़ने लगा तो गुफ्तगू बेबाकाना होती चली गई। मालूम होता ये साली मिसेस चैपल कभी जवान नहीं थी। सईद चौधरी अपने मखसूस लहजे में बोला, ये किसी चर्च में राहिबा होती ना तो ज़्यादा बेहतर था। इस बूढ़ी चुड़ैल की पारसाई खुला फ्रॉड है। तुम सब ईमानदारी से बताओ कि हम सब इसकी लड़कियों पर कितना पैसा खर्च करते हैं। उसने महज दंगे फसाद और बदनामी से बचने के लिए हम लोगों पर अपनी पारसाई का भरम रखा हुआ है, वरना वो यहाँ होने वाले हर खेल से वाकिफ़ है। नहीं नहीं, ये उस पर सरासर इल्ज़ाम है। सईद ने एहतजाज किया। ऐसा होता तो वो ऊपर वाले कमरे से सुल्तान को क्यों निकालती? वो तो हेलन पर बेदरिग पैसा खर्च करता था। मिसेस चैपल उस वक्त तक छूट देती है जब तक पानी सर से गुजरने का डर ना हो। सुल्तान को तो वाकई उस तितली से इश्क हो गया था। तुम्हें मालूम है, वो हेलन से शादी पर मुसर था। वो उसे फरार पर उकसा रहा था। और बुढ़िया किसी ऐसे आदमी को क्यों रहने देती जो उसकी रोजी रोटी पर लात मारने पर तुला हुआ? क्या खबर, वो किसी दिन मायूस होकर हंगामा ही खड़ा कर देता। भाई कुछ भी हो, लेकिन वो लड़कियां अपनी माँ से डरती बहुत हैं। मैंने कहा, तुम अभी नए हो, चंद दिन में सब समझ जाओगे। फारूक ने कहा, अगली बारी फारूक की है। ये बेचारा तो जूलिया की फरमाइशें पूरी करने के लिए ना जाने क्या क्या जतन करता रहता है। और यहाँ आए दिन जूलिया के नित नए मुलाकाती आते रहते हैं जो उसकी ख्वाबगाह में घुसे ना जाने क्या करते रहते हैं, फिर अंधेरे में मुंह छुपा कर चले जाते हैं। बुढ़िया किसी को मुस्तकिल का हक नहीं बनाती। बस उसकी कामयाबी का यही राज है। बख्त जहाँ ने कहकहा लगाकर बताया। हाँ, 2-4 बार तो हर ऐरा गैरान लड़कियों के कमरे तक जा ही पहुँचता है, और उसके बाद बुढ़िया उन्हें हमारे सामने ही बाहर से लौटा देती है। सईद खामोश होकर मुस्कुराया। तुम मेरे शुभात का मजाक उड़ा रहे हो? फारूक नाराज़ हो गया। मैंने घाट घाट का पानी पिया है, और मिसेस चैपल से ज़्यादा खबीस औरत मेरी नज़रों से नहीं गुजरी आज तक। इस बहस ने इतना तूल खींचा कि फारूक खफा होकर उठ गया और जाते जाते तंजिया लहजे में बोला, हाँ हाँ, तुम उसकी हिमायत नहीं करोगे तो क्या अंकल सैम आएंगे इसकी हिमायत करने को? आखिर को वो तुम्हारी हमवतन है। उसके बाद आए दिन हमारी महफिलें जमने लगी। वो तीनों ही बेलौस और दोस्त परवर नौजवान थे। इस दौरान में मिसेस चैपल और उसकी लड़कियों के तौर तरीके मशकूक तो नज़र आए, लेकिन इतने नहीं कि खुलकर कोई फ़ैसला किया जा सके। जूलिया के साथ फारूक का माशका उरूज पर था, और वो हर रोज़ खबर सुनाता था कि बस चंद ही दिन में वो अपनी महबूबा को लेकर ऐसा रफू चक्कर होगा कि बुढ़िया हाथ मलती रह जाएगी। मैं बैचलर्स हाउस की मुख्तसर सी दुनिया में कुछ ऐसा खोया कि अपनी सारी परेशानियां भुला बैठा। ब्रिज के खेल में मेरी और फारूक की पार्टनरशिप ऐसी जमी कि वो मेरे बगैर खेलता ही नहीं था। फिर एक रोज़ वो मुझे ज़बरदस्ती क्लब ले गया। उसकी ज़बानी मेरी गायबाना तारीफ़ें सुन सुनकर बहुत से खिलाड़ियों को मुझसे मिलने का शौक़ हो गया था। क्लब में पहुंचते ही मेरे बदन में खौफ की लहर सी दौड़ गई। वहाँ मेरे कई शनासा मौजूद थे। जब वो लाताल्लुकाना अंदाज में मेरे करीब से गुजर गए तो मुझे यकीन हो गया कि दाढ़ी, मूँछों और बग़ैर फ्रेम की ऐनक ने मेरा हुलिया इस हद तक बदल दिया है कि दुनिया की कोई ताकत मुझे सफदर अली की हैसियत से नहीं पहचान सकेगी। ब्रिज रूम में हमारे बैठते ही काफ़ी तमाशाई इर्द गिर्द आ खड़े हुए। मुखालिफ टीम ने पत्ते बांटने शुरू किए। मैंने गैर इरादी तौर पर दूसरी गड्डी उठाई और हुकुम की बेगम सबसे नीचे लगा दी। बैक वक्त मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मुझे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। मैंने घबराकर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई और मेरी रूह फना हो गई। हुकुम की बेगम देखी जा चुकी थी। मेरे काले धंधे के 8 राजदार साथियों में से एक ना जाने कब इस भीड़ में आ शामिल हुआ था। उसकी पुरएतमाद निगाहें मुझ पर जमी थी और होठों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। हुकुम की बेगम अपना काम दिखा चुकी थी। बिडिंग हुई, मगर मेरा जहन अभी तक खला में मुअल्लिक़ था। कोशिश के बावजूद मैं अपनी निगाहों को बार बार उस तरफ उठने से ना रोक सका जिधर मुझे पहचानने वाला मौजूद था। बिडिंग का सिलसिला फारूक पर ख़त्म हुआ। मैं डमी हो गया। उसने जो ही मेरे खुले हुए कार्ड्स पर नज़र डाली, उसका चेहरा धुआं हो गया। तमाशाइयों में से इक्का दुक्का अफराद के मुँह से तहय्युर भरी आवाज़ें उभरी। मैं फारूक को बुरी तरह फंसा चुका था। मैंने फिर उधर देखा। सलमान अभी तक मेरी पुश्त पर मौजूद था और उसे देख देख कर मेरे आसाब में सनसनी की लहरें दौड़ रही थीं। आखिरकार मुझसे रहा ना गया और मैं साथियों से माजरत करके मेज़ से उठा और सलमान का बाजू थामकर उसे ब्रिज रूम से बाहर खुले लॉन में एक वीरान गोशे में लेता चला गया। क्या बात है सलमान, तुम मुझे देख देख कर मुस्कुरा क्यों रहे थे? मैंने बेचैनी से पूछा। सर, दरअसल मैं कुदरत की सितम ज़रीफ़ी पर मुस्कुरा रहा था। वो उदास लहजे में बोला, अगर उस गड्डी में हुकुम की बेगम ना होती
तो मेरे फरिश्ते भी आपको ना पहचान पाते। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिकंदर कहाँ है? मैंने गिरदोपेश का जायज़ा लेते हुए पूछा। सिकंदर पुलिस के हाथों मारा गया। उन्होंने उस पर तशद्दुद की इंतहा कर दी, पर उसने ज़ुबान ना खोली, और जब उसकी जान के लाले पड़ गए तो उन्होंने उसे रिहा कर दिया। वो एक फुटपाथ पर सिसक कर मर गया। उसकी बीवी बच्चे फाका कशी कर रहे हैं। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये खबर मेरे लिए वाकई दिलगीर साबित हुई थी। उसके दोनों बच्चों का मुस्तकबिल तारीख हो गया, जिनकी खातिर वो हर खरा खोटा काम कर रहा था। पुलिस को फर्म से सारा रिकॉर्ड मिल गया था। सिकंदर ही ने हम सबको उस छापे की इत्तला दी थी, मगर वो एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। वो आखिर तक इसी बयान पर डटा रहा कि सोने के ढले हुए मोटर पार्ट्स से फर्म का कोई ताल्लुक़ नहीं, ये सब किसी एजेंट की कारगुजारी है, क्योंकि हम सरबंद पेटियां अपने डीलर्स को भेज देते हैं। मैंने अपनी दोनों जेबें खाली कर दी। लो, उसकी जवां साल बेवा को यह हकीर नजराना पहुंचा देना। मैं ज़िंदगी भर तुम लोगों की खिदमत को फरामोश नहीं कर सकूँगा। उसने रकम ले ली और डरते डरते बोला, सर एक बात कहूँ? सर नहीं, अब हमारा वो ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। माजी का सफदर अब अमीर अली बन चुका है। कहो, क्या कहना चाहते हो? उसके मुअद्दबाना रवैये ने मेरे दिल पर चोट सी लगाई थी। आप अपने लिए ना सही, मेरे और दूसरे साथियों की खातिर खुदा के लिए आप ताश से दूर ही रहें। हुक्म की बेगम हम सबको ले डूबेगी। पुलिस को भी कहीं से भनक मिल चुकी है कि आप ताशों की गड्डी में हुक्म की बेगम सबसे नीचे लगाने के आदी हैं, और इस क्लब की इमारत में इस वक्त भी कई कस्टम और पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं। मैं उसकी बात को समझ गया और जहरीले अंदाज में हंसते हुए बोला, मैं सिकंदर से कम नहीं हूँ सलमान। हुक्म की बेगम मेरे लिए जाल बन सकती है, तुम्हारे लिए नहीं। पुलिस मेरी ज़ुबान से कुछ नहीं उगलवा सकेगी, चाहे मुझे भी किसी फुटपाथ पर एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर ही क्यों न मरना पड़े। वो कुछ नहीं बोला। चंद सानियों की खामोशी तक हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़े रहे। फिर मैं उसे हक्का बक्का छोड़कर तेज़ी के साथ निकासी के रास्ते की तरफ हो लिया। जो ही टैक्सी कमर्शियल एरिया में दाखिल हुई, मेरे ख़ैरात का सिलसिला यकलख्त टूट गया। बैचलर्स हाउस पुलिस के मुहासरे में था। ड्राइवर, गाड़ी मोड़ लो, मैं क्लब में अपना पर्स भूल आया हूँ, मैंने जल्दी से कहा। टैक्सी वापस रवाना हो गई। मैं दिल ही दिल में खुद पर लानत भेजने लगा। मेरी जेब में चंद आनों के सिवा कुछ भी नहीं था। सारी रकम मैं सलमान को दे चुका था। मेरी कुल पूंजी बैचलर्स हाउस में पड़ी थी और अब वहाँ पुलिस काबिज थी। ये मेरी खुशकिस्मती ही थी कि फ़ारूक क्लब में मिल गया। वो मेरी तलाश में किसी कटी हुई पतंग की तरह चकराता फिर रहा था। उसे कुछ भी बोलने का मौका दिए बगैर मैंने उससे 10 का नोट लिया, बाहर आकर टैक्सी को रवाना किया और उसका हाथ थामकर फुटपाथ पर एक तरफ चल दिया। किधर लिए जा रहे हो? वो झल्ला कर बोला। तुम्हारा शुबा दुरुस्त था प्यारे। मैं खुद पर जबर करते हुए खुशदिलाना लहजे में बोला, बैचलर्स हाउस पर पुलिस ने छापा मार दिया है। ओह, जूलिया भी पकड़ी गई होगी। फरार के नाम से उसका दम निकलता था, रोज़ बहाने करके टाल जाती थी। चलो अच्छा है, अब पुलिस वाले मज़े करेंगे। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी महबूबा के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए? कैसी महबूबा माय डियर? वो तो बस वक्ती बहलावा थी। मुझे अफसोस तो उस कॉफ़ी ग्राइंडर का है जो परसों ही मेरी माँ ने मुझे भेजा था। तो क्या अब तुम्हारा बैचलर्स हाउस जाने का कोई इरादा नहीं है? तौबा करो, सफारत खाने को भनक भी मिल गई ना कि मैं वहाँ मुकीम था, तो सारा वजीफ़ा वगैरह बंद हो जाएगा। यूँ तो कराची में ना जाने कितने फ़ारूक होंगे। जहाँ वक्त तुम्हारा भांडा फोड़ देगा। जी नहीं, वो मुखलिस दोस्त है, उसे मेरी इस कमज़ोरी का इल्म है। वो दानिस्ता कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और ये ज़रूरी भी नहीं कि मिसेस चैपल ही पकड़ी गई हो, वो बड़ी चालाक औरत है। तो वो बंगाली छोकरा स्मगलर होगा। मैंने अपनी आंखों से वहाँ पुलिस देखी है। मैं लापरवाही से बोला, बैचलर्स हाउस उसके मकीनों पर लानत भेजो। आओ ये रात हम हॉस्टल में गुजारेंगे, वहाँ मेरे कई दोस्त हैं। सुबह के अखबार से सब मालूम हो जाएगा। दूसरे दिन का अखबार देखकर फ़ारूक की बातें खिल उठी। मिसेस चैपल और उसकी दोनों लड़कियां मेहमान खाने की आड़ में इस्मत फरोशी का अड्डा चलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर ली गई थीं, जहां वक्त और सईद बयानात देने के बाद रिहा कर दिए गए थे। बैचलर्स हाउस को पुलिस ने सील कर दिया था। खुशी की बात यह थी कि पूरी खबर में कहीं भी मेरा या फ़ारूक का नाम नहीं आया था, और मैं उसकी वजह भी खूब समझ रहा था। पुलिस ने छापे के बाद उस इमारत की तलाशी भी यकीनन दी होगी, और उस मुहिम में मेरी सारी रकम उनके हाथ लग गई होगी। ज़्यादा इम्कान इस बात का था कि रकम जिस अंदाज में ब्रीफ केस में रखी गई थी, उससे उन्हें उसके जायज़ होने पर शुबा हो गया हो, साथ ही नीयत भी ख़राब हो गई हो। अब अगर वो मेरा फ़र्ज़ी नाम दरमियान में लाते तो इम्कान था
कि मैं किसी मरहले पर नमूदार होकर ख़ुद को उस खतीर रकम का जायज़ हकदार साबित कर देता। इसलिए उन्होंने सिरे से मेरा नाम ही गायब कर दिया। अब मैं अगर उनसे रब्ता कायम ना करता तो वो रकम हज़म कर जाते और मैं जो पुलिस के पास जा पहुंचता तो सबसे पहले वो उस रकम के हुसूल का ज़रिया दरियाफ्त करते। मेरा मामला साफ़ होता तो ले दे के रकम लौटा देते, वरना मैं जेल की हवा खाता और वो रकम के वजूद से ही इनकार कर देते। मेरे लिए अब उस रकम को भूल जाना ही बेहतर था। मेरे जिस्म पर अभी तक पिछली रात वाला बेशकीमत सूट मौजूद था, लेकिन जेबें बिल्कुल खाली थीं। मेरे पास अब दस्ती घड़ी, आस्तीनों के तलाई बटन या तलाई टाई पिन के सिवा कोई ऐसी चीज़ ना थी जिसे बेचकर मैं अपनी गुजर बसर कर सकता। फ़ारूक कितना भी फराग दिल सही, पर वो गैर मुल्की था और मेरे अच्छे वक्त का दोस्त भी। मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि मैं खुद को उसके रहमो करम पर छोड़ दूँ। जब मैं चंद हज़ार से इब्तिदा करके थोड़े ही दिनों में लखपति बन सकता था तो अब भी मेरी कोशिशें बराबर साबित हो सकती थीं, और इस मरतबा मुझे अपनी मुहिम किसी माकूल मुलाजमत से शुरू करनी थी ताकि मैं कुछ रकम पसंदाज कर सकूं। मुझे रह रहकर हुक्म की बेगम पर गुस्सा आ रहा था। अगर मेरे साथ वो कमज़ोरी ना होती तो ना मैं सलमान को देखता और ना वो मुझे पहचानता, और मेरी जेब के चंद हज़ार रुपये साफ बच जाते। बहरहाल अब भी मुझे उस रकम का ज़्यादा अफसोस नहीं था, वो मेरे एक जानेसार की बेवा के ही काम आई थी। फ़ारूक से मैं उसी दिन अलग हो गया। अब मसला कुछ रकम के हुसूल का था। मैंने घड़ी से पहले बटन और टाई पिन को फ़रोख्त करने का इरादा किया, लेकिन दिल का चोर सराफा बाज़ार की राह में हायल रहा। सराफे वाले मुझे बड़े व्यापारी की हैसियत से जानते थे। क्या मालूम कि हुलिये की तब्दीली के बावजूद वहाँ कोई मुझे पहचान ही लेता। मैंने आराम बाग के स्टॉप से 76 नंबर की बस पकड़ी, जो उन दिनों वेस्ट वाफ से फेडरल एरिया तक जाती थी, और थोड़ी ही देर में लियाकताबाद जा पहुँचा। हॉस्टल से रवाना होने से कबल ही मैंने टाई खोलकर कोट की जेब में अड़स ली थी। कोट कंधे पर पड़ा था। रात को सोने की वजह से लिबास शिकन आलूद हो रहा था और ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि मैं मतमोल तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ। 2-3 दुकानों के चक्कर काटने के बाद टाई पिन और बटन 570 रुपये में फ़रोख्त हो गए। मैंने रकम जेब में डाली और चहलकदमी करता हुआ आगे हो लिया। उन दिनों लियाकताबाद में दोहरी सड़क नहीं बनी थी और फिरदौस सिनेमा के सामने फैला हुआ मैदान अताइयों की आमाजगा बना रहता था, जहाँ वो मजमा लगाकर ना जाने क्या क्या फ़रोख्त किया करते थे। मैं सिनेमा के सामने से गुजरा तो मेरी नज़र एक बूढ़े शख्स पर पड़ी, जिसके लंबे लंबे सफ़ेद बाल शानों तक लहरा रहे थे। दूसरे मजमाबाजों के बरक्स वो पुरसकून अंदाज में अकेला ही बैठा था। गैर इरादी तौर पर मेरे कदम उसकी तरफ उठने लगे और मैं वहाँ रुककर उसकी फुटपाथी दुकान का जायज़ा लेने लगा। टीन के बहुत से डब्बों में रीठे, खुश्क अरंड के बीज और बेशुमार जड़ी बूटियाँ करीने से सजी हुई थीं, और वो गद्दी पर बैठा सर झुकाए हावन दस्ते में कोई चीज़ कूट रहा था। उसके अक़ब में टीन का एक बोर्ड आवेज़ा था, जिस पर जली हरूफ में 70 साला नेपाली सन्यासी बाबा लिखा हुआ था। ये क्या है बाबा? मैंने उसका इन्हमा ख़त्म करने की नीयत से एक बूटी उठाते हुए पूछा। उसके हाथ रुक गए और उसने कदरे गुस्सैली नज़रों से मेरी तरफ देखा, जैसे मेरी दखल अंदाजी उसे नागवार गुजरी हो। फिर वो बोला, जहाँ से उठाया वहीं रख दे। मैं किसी मर्ज़ की दवा नहीं बेचता। मुझे कोई मर्ज़ नहीं है। मैं तो ये देख रहा था कि यहाँ क्या ढकोसला चल रहा है। मैं उसकी बात पर चिढ़ सा गया था। ढकोसला? तू हर एक को जालसाज समझता है? बस भांदर नास की कसर है, वरना मैं तुझे बताता कि मैं हूँ कौन। वो उछल कर खड़ा हो गया। मैं ऐसे कई सन्यासियों के चक्कर में फंसकर बड़ी रकम गंवा चुका हूँ बाबा। अचानक मेरा लहजा नर्म हो गया। उसने गौर से मेरी तरफ देखा। फिर शायद उसे मेरे झूठ पर यकीन आ गया। सन्यासियों से तेरा क्या काम है? कीमिया, मैंने सरगोशियाना लहजे में कहा। उस बूढ़े के चेहरे पर चमक सी कूंद गई और वो चंद सानिये कबल की तल्ख कलामी को बिल्कुल भूल गया। कुछ कामयाबी भी हुई या वक्त और पैसा बर्बाद करता रहा है? जमा पूंजी, जायदाद, कारोबार सब ठिकाने लग चुका, मगर ये जगह ऐसी बातों के लिए मुनासिब नहीं है। बूढ़ा जल्दी से बोला। फिर उसने सारा सामान समेटा और गठरी कमर पर लाद कर फिरदौस सिनेमा से मुल्क कमर्शियल एरिया की तंगो तारीख गलियों में हो लिया। उस वक्त मेरा दिल खुशी से बल्लियाँ उछल रहा था और मुझे मंगोपीर वाले दरवेश की बात सच होती नज़र आ रही थी। अगर ये सन्यासी कीमिया का राज जानता था और सोना बना चुका था तो मेरे भी वारे न्यारे हो चुके थे। मैंने अब तक जो कुछ खोया था उसे हासिल करना ज़रा देर की ही बात थी। एक बोसीदा सी कोठरी के दरवाजे पर जाकर वो रुका और ताला खोलकर अंदर दाखिल हो गया। वो कोठरी 10 फुट लंबी और तकरीबन उतनी ही चौड़ी रही होगी। फर्श पर जा बजा जड़ी बूटियों वगैरह के अंबार लगे हुए थे। एक गोशे में कशीद करने वाला छोटा सा आला रखा था और कोठरी में अजीब सी मिली जुली बदबू भरी हुई थी।
उस सन्यासी ने अपनी कमर से गठरी उतारी और आगे बढ़कर कोठरी का दरवाज़ा बंद कर लिया। तूने कितनी कामयाबी हासिल कर ली है? बूढ़े सन्यासी ने पुरशौक लहजे में पूछा। कामयाबी कैसी? मुझे तो आज तक कोई मुखलिस आदमी ही नहीं मिल सका, लेकिन मैंने सोना बना लिया है। ये कहते हुए उसने अपनी जेब से एक डली निकालकर मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने उसे गौर से देखा, वो बिल्कुल सोना ही था। तुम तो कह रहे थे कि अभी भांदरनास की कसर है। मैंने उसे याद दिलाया। वो तो अब भी कह रहा हूँ। मैं 2 बार ये डली लेकर बाजार गया, पर काम नहीं बन सका। एक बार तो जेल जाते जाते बचा। दरअसल इसका वज़न और रंग तो बिल्कुल सोने का सा है, मगर इसमें ज़रा सी सख्ती रह जाती है और उसे कसौटी लगाते ही पता चल जाता है कि यह सोना नहीं है। काश मुझे कहीं से भांदरनास मिल जाए तो मैं देखूं कि कौन सी कसौटी मेरे बनाए हुए सोने को पकड़ती है। ये भांदरनास चीज़ क्या होती है और कहाँ से मिलती है? मैंने पुरश्त्याक लहजे में पूछा। भांदरनास एक जड़ीला पहाड़ी पौधा होता है, और ये कहाँ से मिलता है ये किसी को नहीं मालूम। कीमिया की किताबों में लिखा है कि बुलंद पहाड़ों की सख्त चट्टानों में पैदा होता है। पहले 4 महीनों में चट्टानों से ऊपर 3 या 5 जामुनी रंग के गोल पत्ते आते हैं। उसके बाद ये ऊपर नहीं बढ़ता। उसकी सिर्फ एक ही सीधी जड़ होती है, जो पत्थरों और चट्टानों में उतरती और मोटी होती जाती है। 3-4 साल में यह सख्त और मोटी जड़ इर्द गिर्द की चट्टानों में दरार डालकर उन्हें गिरा देती है और ख़ुद भी ढलानों पर आ गिरती है, वरना इसे खोद कर निकालना इंसानी बस से तो बाहर है। ये ज़रूर हिमालय के पहाड़ों पे तो होती ही होगी। मैंने उस अजीबोगरीब बूटी की कहानी सुनकर पूछा। मिलती ज़रूर होगी, पर आज तक कोई उस तक नहीं पहुंच सका। कई सन्यासी तो इन्हीं पहाड़ों में भटक कर मर भी चुके हैं। दरअसल भांदरनास का पौधा चट्टान से सिर्फ 4 इंच ऊपर रहता है और बहुत से लोगों को उसकी पहचान भी नहीं होती। जब जड़ पहाड़ तोड़कर ढलानों में गिरती है तो पत्ते वगैरह टूट जाते हैं और कोई भी उसे बूटी नहीं समझ सकता, क्योंकि उसकी जड़ कई मन वजनी होती है। 30 साल तक मैं खुद नेपाल के जंगलों और पहाड़ों की खाक छानता रहा हूँ। पुराने किस्सों से कुछ पता चलता है कि भांदरनास उन्हीं अतराफ में पाई जाती है। जब वो बूटी तुम्हें मिली ही नहीं तो तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकते हो कि उसकी मदद से तुम असली सोना बना सकोगे? उसने खामोश रहकर चमकती हुई टटोलने वाली नज़रों से मेरी तरफ देखा और फिर बोला, मैं जिस नुस्खे पर चल रहा हूँ वो आखिर तक बिल्कुल ठीक नताइज दे रहा है, इसलिए मुझे यकीन है कि भांदरनास की तासीर भी ठीक ही होगी। ये कहते कहते उस पर खांसी का दौरा पड़ा और वह दोनों हाथों से सीना दबाए दोहरा हो गया। मैं सूरत हाल से खासा परेशान हो गया। कई मिनट बाद उसकी हालत कदरे बेहतर हुई और वो निढाल होकर चटाई पर ही लेट गया। क्या बात है बाबा? ये सब कीमिया की करामात है। तेज़ाबों और धातों के जहरीले बुखारात मेरे फेफड़े नाकारा कर चुके हैं। अब मैं सिर्फ इस आस पर जी रहा हूँ कि कामयाबी हासिल हो जाए तो पैसे की परवाह किए बगैर अपना इलाज कराऊंगा और नई ज़िंदगी हासिल कर लूँगा। इस कदर बेसरो सामानी और मुफलिसी के आलम में तुम कीमियागरी के अखराजात कहाँ से पूरे करते हो? मैंने हैरत के साथ पूछा। इसीलिए तो सन्यासी का रूप धारा हुआ है। मेरे पास 2-4 चुटकुले हैं जिनके सहारे मेरे 3-4 ग्राहक बन गए हैं। उनके सिवा मैं किसी का इलाज मुआवजा नहीं करता। किसी को तो ये भी नहीं मालूम कि मुझे कीमिया का भी खपत है। इस बस्ती के 3-4 ग्राहकों से भला क्या गुजारा होता होगा? यहाँ वाले तो अपनी मेहनत की कमाई ज़ाया करने से गुरेज करते हैं। तूने वहाँ जितने मजमेबाज देखे वो सारे दिन की चीखों पुकार और फरेब के बावजूद 8-10 रुपए से ज़्यादा नहीं कमा सकते। मगर मेरे ग्राहक वो हैं जो चमकीली गाड़ियों में इधर से गुजरते हैं। आम जिंदगी में तो शायद वो मुझे देखते ही मुंह पर रुमाल रख लें, पर सूरज ढलने के बाद वो चोरों की तरह मेरे वीरान थड़े पर आते हैं और 10-20 रुपए देकर चंद चुटकुले ले जाते हैं। वो ऐसी जगहों से दूर भागते हैं जहाँ उनके पहचान लिए जाने का ख़तरा हो। उन्हीं की सहूलत के लिए मैं एक गोशे में अकेला बैठा रहता हूँ। उस बूढ़े सन्यासी से मेरी ये मुलाकात इतनी दिलचस्प और सनसनीखेज थी कि मेरे जहन से पुलिस का खौफ, मिसेस चैपल के रंगीन बैचलर्स हाउस की याद और अपनी बदनसीबी का एहसास सब कुछ महव हो गया। उस बूढ़े ने मेरे झूठ पर एतबार करते हुए जिस तरह अपनी सारी कहानी मेरे सामने दोहरा दी, उस पर मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी के जज्बात पैदा हो गए थे। गो मुझे पुलिस से छुपते हुए कई महीने गुजर गए थे और मैं मंडी के हालात से भी नावाकिफ़ था।
मगर इतना यकीन ज़रूर था कि मैं अब भी बाज़ार में जा निकलूँ तो वही बात और वही धाक होगी। सुनो बाबा, तुम 10-20 सेर सोने की ईंटें ढालकर मुझे दे दो, मैं उसे कसौटी लगाए बगैर बेच दूंगा। हम दोनों मिलजुल कर काम करेंगे और हमारे दिलअद्दर दूर हो जाएंगे। नकली सोना तू बेच देगा? हाँ, मैंने एतमाद से कहा। लेकिन इस नन्ही सी कोठरी में बैक वक्त इतना सोना बनाना तो बहुत मुश्किल है। क्यों, क्या जगह कम है? नहीं, तांबे का कुश्ता तैयार करने के लिए ज़बरदस्त आग की ज़रूरत होगी। तांबे को सही तरीके पर जलाना ही इस काम की बुनियाद है। वो झिझकते हुए बोला, तो आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू करो ना। जब 10-20 सेर सोना जमा हो जाएगा तो उसे बेच देंगे। कुछ देर मशवरों के बाद वो इस काम पर राज़ी हो गया। गैर मुतवक्को तौर पर यह रास्ता मिल जाने पर रह रहकर मेरे बदन में सनसनी की लहरें दौड़ रही थीं। अगले रोज़ हमने सबसे पहले कसीरा बाज़ार का रुख किया और वहाँ से खालिस तांबे की 10 सेर सलाखें ले आए। फिर उस सन्यासी बाबा ने दरवाज़ा बंद करके नहायत राजदारी के साथ छोटी सी कठाली में 1 पाव तांबा घोल कर डाला। फिर कई मैली शीशों और मर्तबानों में से मुख्तलिफ महलूलों के नपे तुले कतरे उसमें टपकाए और आहनी स्टैंड पर कठाली रखकर नीचे आग रोशन कर दी। चंद मिनट बाद उस कठाली में पड़े हुए महलूलों में से सख्त बदबूदार धुआं उठना शुरू हो गया। ज़रा ही देर में उस धुएं से मेरा दम घुटने लगा और हालत गैर होने लगी। जब मुझ पर धांस चढ़ने लगी तो बूढ़े ने लपक कर आग तेज़ कर दी और जल्दी से बोला, बस 2-3 मिनट की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। और हुआ भी यही। वक्त गुजरने के साथ धुएं के लहरिए मौदूम होते चले गए। कठाली का रंग सुर्ख हो गया और मेरा हाथ भट्टी के पहिए पर तेज़ी के साथ चलने लगा। शाम को सन्यासी थोड़ी देर के लिए अपने धंधे पर गया और जल्द ही लौट आया। उसने अपने ग्राहकों से आइंदा 4 रोज़ के लिए जान छुड़ा ली थी। वो भट्टी दहकती रही। तांबे की सलाख जल जल कर अपना निखार खोती जा रही थी। हम दोनों बारी बारी भट्टी का नन्हा सा पंखा घुमा रहे थे, जिसकी हल्की हल्की घूं घूं की आवाज़ रात के गहरे सन्नाटे में खासी गूंज रही थी। धुएं की निकासी का कोई इंतज़ाम ना होने की वजह से कोठरी में सख्त हब्स था और गर्मी भी हद से ज़्यादा हो रही थी। रात के आखिरी पहर में कठाली में पड़ा हुआ तांबे का सलाख का टुकड़ा धुआं देने लगा। वो मेरे करीब बैठा बड़े गौर से कठाली को घूर रहा था। ये मरहला आते ही उसने आग सर्द कर दी और तांबे का वो स्याह टुकड़ा एक चिमटे से पकड़कर आहिस्ता से चीनी मिट्टी के एक मर्तबान में डाल दिया, जिसमें पहले से पारा मौजूद था। गरम गरम तांबा सयाल पारे में डूबा तो चंद हल्के हल्के तराके हुए। जहरीले धुएं का कसीफ बादल मर्तबान से खारिज हुआ और बूढ़े ने उसका मुंह फौरन ही बंद कर दिया। अब तुम सो जाओ, कम से कम 24 घंटे में सफ़ेद रंग आएगा। मैं कमरे से जहरीली गैसें खारिज करने की नीयत से दरवाज़ा खोलकर सिगरेट के बहाने बाहर निकला और 10 मिनट बाद वापस आया तो कोठरी की फ़िज़ा काफ़ी हद तक साफ़ हो चुकी थी। तीसरे रोज़ मेरी अदम मौजूदगी में उसने पारे के मर्तबान से जले हुए तांबे का वो टुकड़ा निकाला। उस बदवज़ा और सयार ढेले पर चांदी जैसा चमकीला रूप आ चुका था। जमाल नामी बूढ़े सन्यासी ने मुझे बताया कि जले हुए तांबे का ये रूप कीमिया वालों की ज़ुबान में सफ़ेद सोना कहलाता है और लोग आमतौर पर सफ़ेद सोना बड़े आराम से तैयार कर लेते हैं, मगर उसके बाद उसे रंगना और आखिरी ताव देकर सोने की सी नरमाहट लाना बड़ा दुश्वार काम है। उसने शीशे के एक गिलास में नाप कर एक बेरंग महलूल डाला और सफ़ेद सोना उसमें डाल दिया। पूरे 3 मिनट के इंतज़ार के बाद उसने गिलास में गुलाबी रंग के 3 कतरे टपकाए और गिलास से ऐसी बदबू वाला धुआं उठना शुरू हुआ जो आमतौर पर कलईगरों के नौसादर जलाते वक्त पैदा होता है। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि गिलास खाली रह गया। उसकी तह में सफ़ेद सोने की जगह सुर्ख रंग का एक ढेला नज़र आ रहा था। सफ़ेद सोने को रंगने का मरहला 3 मरतबा में मुकम्मल हो गया। अब कोई नहीं कह सकता था कि वो सोना नहीं है। अब उसे नरम करने का आखिरी मरहला दरपेश था। जमाल ने भट्टी में पत्थर के कोयलों की तह जमा कर एहतियात से वो ढेला इस पर रखा और भट्टी में ऊपर तक कोयले भरकर भट्टी रोशन कर दी। धीमी आंच पर वो अमल जारी रहा। तकरीबन 2 घंटे बाद कोयले दम तोड़ गए तो जमाल ने भट्टी के मुंह पर एक आहनी तवा ढक दिया ताकि वो टुकड़ा भट्टी में ही सर्द होकर नरम हो सके। जब ये इस तरह नरम हो जाता है तो भांदरनास की क्या ज़रूरत है भला? मैंने उससे दरियाफ्त किया। नरम तो ज़रूर हो जाता है, मगर इतना नहीं जितना सोना होता है। कोयलों के ताव के बाद भांदरनास की भट्टी तैयार करके उसमें 10 मिनट की आंच भी दे दो तो ये सोना असल से ज़्यादा असल होगा। वो अपनी पेशानी से पसीने के कतरे साफ करते हुए फातिहाना लहजे में बोला। इस तरह तीसरे दिन सोना तैयार हो गया।
हैरत की बात यह थी कि हमने इब्तिदा में सिर्फ आधा सेर तांबा कठाली में डाला था, मगर बार बार जलाने के बावजूद जो सोना तैयार हुआ उसका वज़न पूरे 58 तोला 3 माशा था। ये वज़न कहाँ से बढ़ गया बाबा? मैंने तोलने के बाद हैरत से पूछा। बढ़ा कहाँ है, ये तो आधे से भी कम रह गया है। उसने मुस्कुराकर कहा, वो कैसे? लोगों ने तुझे वाकई बेवकूफ़ बनाया है। कीमिया के बारे में तेरी मालूमात तो बिल्कुल ही नाकारा है। काले तांबे को रंगने में पारा भी इस्तेमाल हुआ था। ये धात सबसे भारी और मूजी होती है। इसी से तांबे की माहियत सोने में बदलनी शुरू होती है। कीमिया भी धातों का अवगान है। उसमें से एक ही धात को बार बार मारा और जलाया जाता है। जिस तरह इंसान उम्र के साथ साथ पुख्ता और समझदार होता जाता है, इसी तरह धातें भी संभल से गुजरती हैं। पेंसिल का सीसा और हीरा दोनों एक ही हैं, बस उम्र का फ़र्क है। एक ज़मीन के ऊपरी परत से निकलता है, दूसरा ज़मीन के खौलते हुए सीने से आता है। हम लोग यही अमल अपनी भट्टियों में करते हैं। तांबे को जलाकर खाक करना और फिर उसे पारे से नई ज़िंदगी देना, ये सब अवगान ही तो है। उसकी ये ठोस बातें पुरअसर ज़रूर थी, लेकिन मेरी समझ में ना आ सकी। हाँ, इतना अंदाज़ा ज़रूर हो गया कि जमाल ने यह ज़बरदस्त कामयाबी मुताले के बाद ही हासिल की होगी। हम दोनों 3 महीने तक उस तंगोतारी कोठरी में चुपके चुपके कीमियागरी करते रहे। जमाल ने मुझ पर काफ़ी से ज़्यादा एतमाद किया और इस दौरान में मुझे कीमियागरी के बेशतर तरीक़ों में ताक कर दिया। कई मरतबा ऐसा भी हुआ कि मैं ना तजुर्बेकारी की बिना पर मिक़दार में गड़बड़ कर गया या कोई महलूल डालना भूल गया और बना बनाया ताव बर्बाद हो गया। ऐसे मौक़ों पर थोड़ी देर के लिए उस पर दीवानगी सी तारी हो जाती। वो मुझे बेतहाशा गालियाँ देता, थप्पड़ और मुक्के बरसाता और मैं ये खामोशी सब कुछ सह लेता। और जब उसका दौरा ख़त्म होता तो उसका रवैया फिर मुशफ़िक़ाना हो जाता। मैंने आसपास की कोठरियों में रहने वालों से भी रस्मी ताल्लुक़ात पैदा किए हुए थे ताकि मेरे बारे में इश्तिबाह में सरगोशियाँ शुरू ना हो सकें। वो लोग जमाल को महज़ एक सनकी बूढ़ा समझते थे जो मेरी अक़ीदत से फ़ायदा उठाकर मुझसे मुलाज़मों का सा सलूक कर रहा था। अब हमारे पास 20 सेर के करीब नकली सोना जमा हो चुका था। जमाल सन्यासी अपना काम पूरा कर चुका था और इस माल को ठिकाने लगाने मुझे जाना था। इस दौरान मेरे 200 रुपये खर्च हुए। तकरीबन 300 मेरी जेब में मौजूद थे। बाकी सारा खर्च जमाल ने अपने ग्राहकों से पूरा किया था। सोने को ईंटों में ढालने का इरादा तर्क कर दिया गया क्योंकि उसे गलाने के लिए बड़ी और ताकतवर भट्टी की ज़रूरत थी, जो लगाना हमारे बस से बाहर था। सन्यासी बाबा ने अपना सारा साजो सामान समेटकर 2 संदूकों में मुकफ़िल किया। मैं बाजार से टीन का एक मजबूत ट्रंक लाया जिसमें घास लगाकर सारा सोना एहतियात से जमा दिया गया। कोठरी का किराया वगैरह देकर भी उसे बेबाक कर दिया गया। शाम के 7 बजे हमने एक टैक्सी में तीनों संदूक रखे और फिरदौस सिनेमा की भरी पूरी नवाही गलियों से रवाना हो गए। जमाल बाबा को उसके दोनों संदूकों समेत मैंने 3 हट्टी के पुल के किनारे पर बनी हुई झोपड़ियों के नज़दीक उतारा ताकि वो वहाँ किसी शक शुबे का शिकार हुए बगैर मेरा इंतज़ार कर सके और नकली सोना लेकर ख़ुद बहादुराबाद की तरफ रवाना हो गया। पुलिस की फहरिस्त पर मेरा नाम एक मफरूर और बदनाम स्मगलर की हैसियत से मौजूद था, लेकिन उसके पास मेरी शनाख्त का कोई ठोस जरिया नहीं था। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि नकली सोने का यह सौदा अपनी मौजूदा दाढ़ी वाले हुलिये में ही तय करूँगा। फिर दाढ़ी साफ़ करा दूँगा। बड़ी बड़ी मूँछों का इजाफा और लंबे लंबे बाल मेरी शख्सियत को छुपाने के लिए फिर भी काफ़ी होते। सेठ गुलाम अली उस वक्त दुकान पर ही मौजूद था। वो बाहर आए तो मुझे पहचान ना सका। मैं सफदर अली हूँ सेठ, मैंने आहिस्ता से कहा तो वो बेसाख्ता उछल पड़ा। अरे यार, तुम इधर कराची में? हम तो समझा था तुम मुल्क से निकल गया। ये बातें फिर होती रहेंगी। टैक्सी में माल की पेटी पड़ी है, पहले उसे अंदर रखवाओ। 2 मुलाजमीन ने वो पेटी गुलाम अली की ख्वाबगाह में पहुंचा दी। ये खबीस वही शख्स था जिसने साहिल वाले केस के बाद एक खुले सौदे में कस्टम रेड हो जाने के बाद बदअहदी करते हुए मुझे एक पाई भी अदा करने से इनकार कर दिया था। उस वक्त गुलाम अली की इस हरकत से मुझे सख्त माली और जहनी सदमा पहुंचा था, लेकिन मैंने मसलियतन उससे ताल्लुकात नहीं बिगाड़े थे। मुझे यकीन था कि वो काला धंधा करता रहा तो किसी न किसी दिन मैं भी उसे जख्म पहुंचाकर अपना इंतकाम ले लूँगा। और अब वो मुबारक दिन आ गया था। क्या है इसमें? दरवाज़ा मुकफ़िल करने पर उसने पुरतजस्सुस आवाज़ में मुझसे पूछा। मैंने इत्मीनान से चाबी उसकी तरफ बढ़ा दी। इसमें 20 सिर 11 तोला पांसे का सोना है। अब तक मैं छोटा मोटा काम कर रहा था, लेकिन कई महीनों बाद आज बड़ी खेप मंगवाने की हिम्मत की है। जैसे कि मुझे पूरा यकीन था, उसने संदूक खोलकर सोने पर एक नज़र डाली और उसे मुकफ़िल करके मेरी मदद से पलंग के नीचे सरका दिया। 118 का भाव? उसने खालिस कारोबारी अंदाज में पूछा।
वो वज़न और मेयार के बारे में हमेशा मेरी बात पर भरोसा करता था, मगर दामों में उलटफेर करना उसकी आदत थी। यार 121 तो मैंने परसों ही गिन्नी का सोना दिया है। अभी तुम भरोसे पर माल लेकर सीधा इधर आया है। बस 120 से 1 पैसा ना कम ना ज़्यादा। वो दुखती रग हाथ में आते ही बोला, चलो ठीक है, कर दो हिसाब। मैंने उछलते हुए दिल के साथ मगर नींद दिलाना लहजे में कहा। उसने झटपट जुबानी हिसाब किया। कुल रकम 1,93,320 रुपये बनी। उसने ख्वाबगाह में मौजूद आहानी सेफ खोलकर बड़े बड़े नोटों की गड्डियाँ निकाली और 1,93,000 रुपये निकालकर मेरे सामने ढेर कर दिए। और 320? मैंने पूछा। अरे यार, इतना बड़ा व्यापारी होकर इतनी छोटी बात करता है। इससे मैं आज शाम का खर्चा निकालूंगा। वो मेरे शाने पर हाथ मारकर फराग दिलाना हंसी का हंसकर बोला। 3 माह के शबो रोज़ और चंद हज़ार के खर्च के बाद मिलने वाली रकम मेरे लिए बहुत काफ़ी थी। मैंने सारी रकम ब्रीफकेस में डाली और सेठ गुलाम अली से रुखसत हो गया। रास्ते में मुझे अजीब सी दोहरी मुसरत हो रही थी। मैं नकली सोना मुनासिब दामों पर फ़रोख्त करने में कामयाब हो गया था और ग़ुलाम अली से अपना इंतकाम भी ले लिया था। बहादुराबाद से पहले मैं सदर पहुंचा। एक दुकान पर जाकर दाढ़ी साफ़ कराई और 3 हट्टी की तरफ रवाना हो गया। वहाँ जमाल बड़ी बेचैनी से मेरा मुंतज़िर था। पहली नज़र में तो वो मुझे पहचान ही नहीं सका। मुबारक हो बाबा, मैंने करीब पहुंचकर कहा तो वो उछल पड़ा। क्या हुआ? सोना ठिकाने लग गया। अब हमारे पास बहुत रकम है। और दाढ़ी, वो क्या हुई? वो साफ़ करा दी। सुबह जब उसे पता चलेगा कि मैंने उसे नकली सोना बेचा है ना, तो वो पागल कुत्ते की तरह मुझे ढूंढता फिरेगा। और जो उसने तेरे पीछे पुलिस को लगा दिया तो? वो मेरे करीब आकर सहमी हुई सरगोशियाना आवाज़ में बोला, वो पुलिस के पास गया ना तो उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। पुलिस उससे सोने का हिसाब और रसीद तलब करेगी। इतना पागल नहीं है वो कि अपनी गर्दन फंसा दे। हाँ, ये खबर जंगल की आग की तरह कानों कान सारे पाकिस्तान में फैल जाएगी और कोई सुनार कसौटी के बगैर सोने को हाथ भी नहीं लगाएगा। फिर अब क्या इरादा है? उस शख्स को मुझ पर इतना भरोसा था कि उसने मुझसे रकम की मालियत पूछने की ज़रूरत ही नहीं समझी थी। जाली सोना हमने पहली और आखिरी बार कामयाबी से बेच दिया है। कोई दूसरी कोशिश हमें सख्त मुसीबत में डाल देगी। इसीलिए आज की रात तो जैसे तैसे बसर करो। कल सुबह हम ये शहर छोड़ देंगे। मैं अब कुछ दिन लाहौर में गुजारना चाहता हूँ। पर अब सर कहाँ छुपाएंगे? शहर छोड़ना ही है तो अभी निकल चलो, कोई ना कोई गाड़ी मिल ही जाएगी। फिर हमने मामूली जड़ी बूटियों और डब्बों से भरा हुआ 24 संदूक वहीं छोड़ा और कीमियागरी वाला संदूक लेकर रेलवे स्टेशन जा पहुँचे। हमारे हुलिये इस काबिल ना थे कि अव्वल दर्जे के टिकट खरीदे जाते। लोग बिला वजह हमें शको शुबे की नज़रों से देखते। मैंने दूसरे दर्जे के टिकट लिए और आखिरी ट्रेन से हम लाहौर रवाना हो गए। तुमने ये नहीं पूछा कि मेरे पास रकम कितनी है? रास्ते में मौका पाकर मैंने बाबा से कहा। पूछ कर क्या करता, मिलजुल कर ही खर्च करेंगे। ले आया होगा 10-20 हज़ार रुपये। उसने कमाले बेनियाजी के साथ कहा और मेरा जी चाहा कि उसकी सादा लोही पर अपना सर पीट लूँ। 2 लाख में सिर्फ 7,000 कम है। हैं? उसकी आवाज़ तूल खींचती चली गई और आंखें हैरत से फैल गईं। तुम्हारी सेहत बहुत ख़राब है। मैं तुम्हें इलाज के लिए मरीज छोड़ दूंगा। हफ्ते में 1 आध बार खैर खबर भी लेता रहूँगा। उसके बाद भांदरनास का खोज निकालेंगे। भांदरनास का खोज लगाना है तो ढाके जाना होगा। क्यों बाबा? एक बात मैंने तुझसे अब तक छुपाई थी। मैं बरसों नेपाल में रहा हूँ। वहाँ के कई कीमियागरों से मेरी ख़तों की दावत है, लेकिन वो लोग अब भटक कर पारस पत्थर की तलाश में लगे हुए हैं। पिछले दिनों मुझे उन्हीं से पता चला था कि आजकल नेपाल में आनंद नाम का बड़ा शोहरा है और लोग उसे ऋषि या अवतार समझते हैं। वो साल में 1 बार पूरे बदन में मनोवजनी लोहे की जंजीरें डालकर आहानी चिमटा बजाता, हरि रामा हरि कृष्णा के नारे मारता पहाड़ों पे जा चढ़ता है। और जब कई महीनों बाद वो वापस लौटता है तो उसकी सारी जंजीरें सोने की होती हैं। वो अपनी कुटिया में जाने से पहले सारी जंजीरें उतार कर बेनियाजी से फेंक देता है और लोग उनकी एक एक कड़ी लूट कर ले जाते हैं। इस लूट मार में 2 बार वहाँ खून खराबा हुआ। मेरा ख्याल है कि उन पहाड़ों में पारस पत्थर तो खैर क्या, भांदरनास की जड़ें ज़रूर होंगी। आनंद राम 2 महीने बाद फिर पहाड़ों में जाने वाला है। हमें उस वक्त तक वहाँ पहुँचकर उसका पीछा करना चाहिए। ये तफसील सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। उसने इतनी बड़ी और अहम खबर मुझसे छुपाई थी। बहरहाल अब तो हम ट्रेन में सवार थे ही।
जमाल की हालत भी अबतर थी। मैं खुद 3 महीने की कीमियागरी के बाद अपने सीने में तेज़ाबी बुखारात का रचाव महसूस कर रहा था। इसीलिए चंद दिन आराम करके ही इस नई मुहिम पर रवाना होना बहुत बेहतर था। लाहौर पहुंचकर मैंने एक होटल में नए फर्जी नाम मुस्लिम से दोहरे बिस्तर का कमरा लिया। बाजार से नए लिबास खरीदे। कुर्ते शलवार में चांद जैसी जुल्फों वाला सन्यासी बहुत गंभीर शख्सियत का मालिक लग रहा था। रात गुजारकर हमने मरी की तैयारी शुरू कर दी। कीमिया के सामान वाला 24 संदूक उसी कमरे में छोड़ा, रकम का ब्रीफ के साथ लिया और रेल कार से पिंडी रवाना हो गए।